सभी साथियों का AB यूथ क्लासेस परिवार में स्वागत है। सामान्य अध्ययन का पार्ट आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मेन पहले मुख्य रूप से सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का सिलेबस में जो आपके सामाजिक अध्ययन का विषय वस्तु है उसको टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक को पहले समाप्त किया जाएगा। ठीक है, इस क्रम में आपके जो सामाजिक अध्ययन का पार्ट है जिससे हर कंपटीशन में भी एग्जाम में आते हैं, उसका एक टॉपिक है भारतीय समाज सुधारक। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधारक जो लोग थे उनसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी पृष्ठभूमि या प्रस्तावना को समझना जरूरी है। क्या होता है कि प्राचीन काल से, प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो, हर काल में समाज में और धर्म में कुछ धीरे धीरे बदलाव होते हैं और वो बदलाव को कुरीतियों की संज्ञा दी जाती है। कुरीतियाँ जो कि समाज और धर्म के अंदर कुछ गलत चीज़ें लाती हैं। ठीक है, इसको दूर करने के लिए, इन समाज की धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए समय समय पर बहुत से लोग आगे आए, वही समाज सुधारक कहलाएं। जैसे प्राचीन समय में भगवान गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी आदि लोगों ने भी समाज को सुधारने का प्रयास किया, ये भी एक समाज सुधारक थे। ठीक, आप मध्यकाल में आएंगे तो कई ऐसे संत हुए जैसे कि आपके गुरु नानक, कबीर, इन लोगों ने भी समाज को सुधारने के लिए उपदेश दिए। ठीक, उसके बाद हम जो आपके सिलेबस में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास में जो समाज सुधारक हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। हुआ क्या, जब आधुनिक भारत स्टार्ट हुआ तो उस समय भी समाज में, धर्म में कई कुरीतियाँ थी। खासकर हिंदू धर्म में देखा जाए तो उस समय हिंदू धर्म में जो लोग थे वो दो भागों में बंट गए थे, उच्च जाति और निम्न जाति। और इसकी वजह से क्या हुआ कि समाज में बिखराव होने लगा, समाज में अव्यवस्था होने लगी, धर्म में रूढ़िवादिता बढ़ने लगी। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, ठीक है, कोई आगे नहीं आ रहा था। उसी समय भारत में ब्रिटिश कंपनियों का आगमन हुआ, ब्रिटिश का आगमन हुआ, ईसाई मिशनरियाँ या ईसाई पादरियों का आगमन हुआ और उन्होंने भारत की स्थिति को देखा तो उनको लगा कि यहाँ पर ईसाई धर्म का अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो ईसाई धर्म को हम बढ़ा सकते हैं। फिर 1813 में एक कानून भी बना जिसके तहत ईसाई मिशनरियों को मौका मिला कि वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश पादरी थे, मिशनरियों के पादरी थे, उन्होंने जो निम्न जाति, हिंदू धर्म के निम्न जाति के लोग थे या जनजाति के लोग थे, उनको निशाना बनाना स्टार्ट किया और उनको प्रलोभन देकर चाहे कैसे भी अपने ईसाई धर्म कह सकते हैं ग्रहण करने के लिए मजबूर करते थे। तो यह सब देखकर भारत के कुछ बुद्धिजीवी सामने आते हैं और समाज को सुधारने का कार्य करते हैं और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रस्तावना जानना जरूरी है कि ये समाज सुधारक का कार्य क्या था। तो इनका यही मुख्य कार्य था, जैसे समाज में जो भी, धर्म में जो भी कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना। ठीक, इस क्रम में सबसे पहले व्यक्ति हम लोग पढ़ेंगे, जो कई लोग हैं, कई भारतीय समाज सुधारक आगे आए, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इन लोगों के बारे में आपके सिलेबस में है, इनको पढ़ना है, जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके कंपटीशन में बनते हैं। ठीक, तो इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज राजा राम मोहन राय। ठीक है, क्योंकि ये भी एक समाज सुधारक हैं। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, राजा राम मोहन राय भी समाज को सुधारना चाहते हैं और यह काफ़ी पढ़े लिखे थे, कई भाषाओं के जानकार थे। तो यह जो भारत के अन्य लोग थे उनमें इनकी बुद्धिजीविता थोड़ा सा ऊपर, क्या बहुत ज़्यादा ऊपर थी। तो ये समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं, उन कुरीतियों को के बारे में लोगों को बताते हैं और दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग इनके कार्य जो हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, चलिए सबसे पहले राजा राम मोहन राय, इनका जन्म 1774 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 में हुई। ठीक है,
इनका जन्म जो पश्चिम बंगाल, जो बंगाल था उस समय, वहाँ के राधानगर एक स्थान है वहाँ पर हुआ था, जो कि हुबली ज़िले में स्थित है। ठीक, तो यहाँ से पॉइंट नहीं बनते हैं, आगे हैं जो वो समझिए। जो राजा राम मोहन राय थे वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। वे चाहते थे कि लोग अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ें और उसको पढ़कर शिक्षा के माध्यम से कुरीतियों को समझे, क्या गलत है क्या सही है, और उससे दूर हों। ठीक है, तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत के लोगों को बदलना चाहा या भारत के परिवेश को बदलना चाहा, इसलिए इनको कुछ उपनाम दिए भी गए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नवजागरण के अग्रदूत। ठीक, तो राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत या पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, अब देखिए ये अंग्रेजी माध्यम से भारत को बदलना चाहते हैं, नया भारत बनाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह प्रश्न बनता है आधुनिक भारत के निर्माता कौन है, तो वो भी कौन है, राजा राम मोहन राय। नवजागरण के अग्रदूत कौन है, राजा राम मोहन राय। ठीक, एक और पॉइंट बनता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, तो यह भी उपनाम किसको दिया गया है, राजा राम मोहन राय को। तो इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक, अब क्या था, हमने बताया कि इनको कई भाषाओं की जानकारियाँ थी, हिंदी, अरबी, फारसी, इंग्लिश, संस्कृत, लगभग ये 6-7 भाषाओं को जानते थे। तो इनकी बुद्धिजीविता बहुत बेहतर थी। तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना किया। ठीक, और इनका पहला ग्रंथ था तोहफत उल मुहिद्दीन। इनका पहला ग्रंथ का क्या नाम था, तोहफत उल मुहिद्दीन। ठीक, और इस ग्रंथ को इन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछता है कि राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ कौन था, तोहफत उल मुहिद्दीन। एक प्रश्न इस पर और बनता है, किस भाषा में पहला ग्रंथ इन्होंने लिखा था, तो फारसी भाषा में लिखा था। ठीक है, अब देखिए इसी ग्रंथ का हिंदी रूपांतरण हुआ जिसका नाम हुआ एकेश्वरवाद को उपहार। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए, जहाँ से थोड़ा सा उच्च लेवल के एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला आपने जाना इनका ग्रंथ है तोहफत उल मुहिद्दीन। इन्होंने सबसे पहले मूर्ति पूजा का विरोध इसी ग्रंथ में किया था। तोहफत उल मुहिद्दीन में सबसे पहले इन्होंने किसका किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसी का हिंदी रूपांतर एकेश्वरवाद को उपहार। इसमें इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया था। इनका मानना था कि ईश्वर बहुत नहीं है, ईश्वर एक है। तो इस रचना में उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया था। ठीक, इतनी चीज जान लीजिए। फिर क्या है, इन्होंने समाज में हो रही कुरीतियों को दूर करने के लिए एक संगठन बनाया कि जैसे कि 10 लोग आपस में बैठकर बात कर सकें और जो कुरीतियां हैं, जो गड़बड़ी है, उसको दूर किया जाए। इसी क्रम में इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा संगठन का गठन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था, समाज के अंदर या धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर करना। तो याद रखना है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में किया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट अगले साल ही उन्होंने 1816 में वेदांत सोसाइटी का भी गठन किया। इसका भी मुख्य लक्ष्य वही था। ठीक है, चलिए अब क्या है। ठीक, अब देखिए 1820 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस पुस्तक का नाम है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। होता क्या था कि समझिए उस समय की कंडीशन क्या थी कि राजा राम मोहन राय का जो कटाक्ष था लगभग हिंदू धर्म के ऊपर अधिक था कि हिंदू धर्म में ये कुरीतियाँ, ये गड़बड़ी है, वो है। तो कई ईसाई समूहों को लगा कि राजा राम मोहन राय जो है ईसाई धर्म अपनाना चाहते हैं क्योंकि वह हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। लेकिन यह गलत साबित हुआ क्योंकि 1820 में जो उन्होंने रचना की प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, इस पुस्तक में इन्होंने ईसाई धर्म की जो कुरीतियां हैं उसको भी उजागर किया। ठीक, जैसे ईसाई धर्म में कहा जाता है कि ईसा मसीह चमत्कारी शक्तियों के मालिक हैं, लेकिन इस पुस्तक में इन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे अलौकिक शक्तियों के बारे में बताया गया है वैसे कोई भी नहीं हो सकता। मतलब ईसाई धर्म की कुरीतियों का भी इन्होंने इस पुस्तक में उजागर किया। ठीक,
अब यह पुस्तक 1820 में इन्होंने लिख दिया, लेकिन अभी प्रकाशित नहीं हुई थी। तो यहाँ से भी पॉइंट उठता है कि प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक कब प्रकाशित हुई। तो यह पुस्तक 1823 में जाकर प्रकाशित हुई। देख रहे हैं 3 वर्ष बाद। अब 1823 में यह पुस्तक जॉन डिग्वी के प्रयास से प्रकाशित हुई थी लंदन में। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्रकाशित कब हुई? 1823 में। किसके सहायता से? जॉन डिग्वी के प्रयासों से। कहाँ प्रकाशित हुई थी? लंदन में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है 1828। एक महत्वपूर्ण संगठन, एक महत्वपूर्ण संस्था, एक महत्वपूर्ण समूह का इन्होंने बनाया और नींव डाली। उसका इन्होंने 1828 में नाम रखा ब्रह्म सभा। ठीक, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा का नींव रखी या ब्रह्म सभा संस्था बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म के अंदर जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर करना। और यही 1828 ब्रह्म सभा जो है 1830 में आपका ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। ठीक, मतलब 1828 में जो ब्रह्म सभा बना था, 1830 में क्या हो गया? ब्रह्म समाज। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हिंदू धर्म के अंदर कुरीतियां हैं उसको दूर करना। सही हो? तो इनसे राजा राम मोहन राय एक महत्वपूर्ण भारतीय समाज सुधारक थे। तो इनके अलग अलग चीज़ों को हम पढ़े। देखिए, जैसे यहाँ तक हमने देखा कि इन्होंने समाज सुधारक संबंधित कार्य कितना किए, धर्म और समाज संबंधी में सुधार में क्या क्या किया। ठीक, अब इसको है कि राजा राम मोहन राय का शिक्षा से संबंधित क्या योगदान था। तो राजा राम मोहन राय का शिक्षा संबंधित 2 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे 1817 में कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह विद्यालय की स्थापना इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक, चलिए अगला पॉइंट। फिर इन्होंने 1825 में एक और कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम था वेदांत कॉलेज। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और ये इसकी भी स्थापना कलकत्ता में ही हुआ था। चलिए, तो यह उनका सामाजिक और धार्मिक सुधार में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वह थे। यह शिक्षा संबंधित बिंदु थे। अब कुछ देख लीजिए पत्रकारिता संबंधित उनके योगदान शिक्षा में। ठीक है, अब देखिए क्या था कि यह कई भाषाओं के जानकार थे। चलिए अब हम देख रहे हैं राजा राम मोहन राय के पत्रकारिता के संबंध में उनका योगदान। ठीक, देखिए आपको हमने बताया कि राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के जानकार थे। तो वो कई भाषाओं के लिटरेचर को पढ़ते थे। ठीक है, तो उनकी जो बौद्धिक क्षमता है बहुत ऊपर थी। तो वो कई भाषाओं में अपनी रचनाएं करती थी। मतलब कह सकते हैं इन्होंने भारत में पत्रकारिता को शुरू किया। ठीक, इसलिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट, इन्हें भारत पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। प्रश्न पूछता है कि भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। ठीक, अब इनकी 3 पत्रिकाएं हैं जो काफ़ी प्रचलित है, हर बार प्रश्न एग्जामों में पूछी जाती है, उनको देख लीजिए। पहले 1821 में इन्होंने पहली अपनी समाचार पत्रिका निकाला जिसका नाम था संवाद कौमुदी। ठीक, और यह इन्होंने किस भाषा में लिखा था? बांग्ला भाषा में। इनकी जो यह पत्रिका थी वो किस भाषा में थी? बांग्ला भाषा में। अब यहाँ से देखिए प्रश्न क्या बनते हैं, 2 टाइप से प्रश्न बनते हैं। पहला बनता है कि राजा राम मोहन राय की पहली समाचार पत्रिका का नाम क्या था? तो याद रखेंगे संवाद कौमुदी। डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये प्रश्न बनते हैं। ठीक, फिर इसी प्रश्न को घुमाकर पूछता है कि राजा राम मोहन राय की जो प्रथम पत्रिका थी संवाद कौमुदी, वह किस भाषा में लिखी गई थी या किस भाषा में प्रकाशित होती थी?
तो वह कौन सी भाषा में थी? बांग्ला भाषा में। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक। अब अगला है, अगले साल 21 के जस्ट अगले साल 1822 में इन्होंने एक और समाचार पत्रिका निकाला जिसका नाम था मीरात उल अखबार। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव, अगर आप प्रैक्टिस सेट हल करते होंगे तो ये जरूर मिल रहा होगा कि मीरात उल अखबार पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो इसके संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। और ये किस भाषा में है? फारसी भाषा में। अगला पॉइंट है, उसी साल इन्होंने फिर एक और समाचार पत्रिका निकाली जिसका नाम है ब्रह्मनिकल मैगजीन। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ब्रह्मनिकल मैगजीन पत्रिका का संपादक भी राजा राम मोहन राय ने किया और यह क्या है? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, ठीक। चलिए, तो ये थे आपके समाज सुधारक संबंधित कार्य, शिक्षा सुधारक संबंधित कार्य और यह पत्रकारिता संबंधित उनसे पॉइंट, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उन्होंने सामाजिक दृष्टि से, ये तो धर्म और समाज की कुरीतियों को दूर किया, समाज को उन्होंने क्या दिया इनसे संबंधित। देखिए वह, देखिए बहुदेववाद के खिलाफ थे, ठीक है ना, बहुदेववाद के विरोधी थे, एकेश्वरवाद को लाना चाहते थे, ठीक है। वह जातिवाद के विरोधी थे और महिलाओं के उत्थान पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया कि महिलाओं का अगर उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा, ठीक। इसी क्रम में क्या है कि उन्हीं राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक। तो इम्पोर्टेंट क्या है, हमने क्या बताया कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर 1829 में क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया, ठीक। इसमें भारतीय के रूप में प्रश्न कैसे बनते हैं? किस भारतीय के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा? तो क्या याद रखेंगे? राजा राम मोहन राय। यह जो 1829 में प्रतिबंध लगा, सबसे पहले तो बंगाल के क्षेत्र में लगा था, फिर धीरे धीरे आपका चेन्नई और मुंबई के, चेन्नई उसमें मद्रास था, मद्रास और बम्बई के क्षेत्रों में भी यह कानून लागू हो गया था। चलिए, ठीक है। अब एक और पॉइंट, अब उनके जीवन के आखिरी समय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब देखिए क्या हुआ था कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको 1830 में राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड के राजा के पास भेजते हैं कि इंग्लैंड के राजा को जाकर आप बताइए कि जो भारतीय राजा है उसकी हालत सही नहीं है, उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, ठीक है। तो याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड किसने भेजा था? तो अकबर द्वितीय, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय अपना दूत बनाकर, दूत बनाते ही हैं और उनको महत्वपूर्ण क्या? राजा की उपाधि भी देते हैं। तो जो आप लोग देखते हैं राजा राम मोहन राय, तो जो राजा की उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई है? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई है। और वह क्या कहते हैं कि इंग्लैंड में जाकर हमारी दुर्दशा को बताइए। फिर राजा राम मोहन राय तैयार हो जाते हैं, वो इंग्लैंड जाते हैं और उन्होंने जाने का जो रास्ता है वो समुद्री मार्ग का चयन किया। समुद्री मार्ग का चयन इसलिए किया क्योंकि उस समय कुरीतियाँ थी कि अगर आप समुद्र को पार करते हैं तो अछूत हो जाएंगे। तो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो समुद्र के रास्ते इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वह कौन सा भारतीय है जो सबसे पहली बार समुद्र को पार करके इंग्लैंड गया था? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जी वो व्यक्ति थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पॉइंट, प्रथम भारतीय जो समुद्र पार गए थे, ठीक। अब इनसे एक और पॉइंट कि 1833 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में एक स्थान है ब्रिस्टल, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। याद रखेंगे कि 1833 में ब्रिस्टल स्थान है इंग्लैंड में, वहाँ पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन क्या पूछता है इस पर? वह कौन से भारतीय राजनेता थे या वह कौन से भारतीय समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी? तो वह कौन से थे? राजा राम मोहन राय जी थे, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ब्रह्म सभा का 1828 में राजा राम मोहन राय ने स्थापना की, उसका नाम 1830 में ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है। तो क्या अब इनकी मृत्यु 1833 में हो गई, तो उनके द्वारा जो ये ब्रह्म सभा बनाया गया है उसका क्या हुआ?
ठीक, उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्वेश्चन नहीं बनते, कभी कभी हाई लेवल के एग्जामों में बन जाते हैं। 1 सेकेंड में देख लीजिए। जब 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी, वह एक व्यक्ति थे रामाचंद्र बीघा बागीस, याद रखेंगे बागीस। जब वह इंग्लैंड जाते हैं तो ब्रह्म सभा की जो बागडोर है वह बागीस जी के हाथों में सौंप कर चले जाते हैं। तब तक के लिए सौंपते हैं कि जब तक वह वापस इंग्लैंड से न आ जाए। लेकिन पता है आपको कि 1833 में उनकी मृत्यु इंग्लैंड में ही हो जाती है। अब क्या करते हैं कि 1833 में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म सभा का जो बागडोर है वह द्वारिकानाथ टैगोर अपने हाथों में ले लेते हैं। ठीक, अब द्वारिकानाथ टैगोर अपने हाथों में ले लेते हैं और 1833 से 1843 तक ब्रह्म सभा का नेतृत्व करते हैं। और 1843 में द्वारिकानाथ टैगोर की भी मृत्यु हो जाती है और ब्रह्म सभा का जो नेतृत्व है या बागडोर है वह देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आ जाती है। ठीक, तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, बस थोड़ा सा। अब महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा कि 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म सभा के नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं या बागडोर इनके हाथों में आ जाती है। अब क्या होता है कि 1843 में ही एक व्यक्ति आते हैं केशव चंद्र सेन। ठीक, केशव चंद्र सेन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, समाज सुधारक में इनसे प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर जी केशव चंद्र सेन को ब्रह्म सभा में लाकर इनको आचार्य के पद पर नियुक्त कर देते हैं। ठीक, केशव चंद्र जी ब्रह्म सभा में आचार्य के पद पर नियुक्त हो जाते हैं और केशव चंद्र जी का जो स्वभाव था काफ़ी उदारवादी स्वभाव था। ठीक, वो सभी धर्मों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, सभी धर्मों में एक समानता चाहते हैं। इसी को लेकर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र में थोड़ा सा आपसी तालमेल गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और ब्रह्म समाज 2 भागों में बट जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ तो आपने समझ में आया कि 1865 में ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया। क्यों? केशव चंद्र के उदारवादी विचारधारा के कारण। अब केशव चंद्र जब तक 43 से 65 तक ब्रह्म सभा में थे तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, ब्रह्म समाज का विस्तार किया। बंगाल के क्षेत्र में तो किया ही किया, बंगाल से बाहर भी किया इन्होंने। तो ब्रह्म सभा को पूरे देश में फैलाने का मुख्य काम केशव चंद्र सेन ने ही किया। लेकिन 1865 में ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र जी को ब्रह्म समाज से हटा देते हैं और ब्रह्म समाज 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है, एक भाग जो पहले से ही था ब्रह्म समाज, और दूसरा हो जाता है आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, समाज। इस ब्रह्म समाज के जो नेतृत्व करता रहते हैं वो देवेंद्रनाथ टैगोर ही रहते हैं, और जो आदि ब्रह्म समाज है, जो उसका आगे नाम थोड़ा चलकर भारतीय ब्रह्म समाज हो जाता है, इसका नेतृत्व करता केशव चंद्र सेन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक या नेतृत्वकर्ता कौन थे? केशव चंद्र सेन। इसी का नाम देखिए और एक भारतीय ब्रह्म समाज, इसी का उपनाम है। पूछ सकता है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे या नेतृत्व किसने किया? तो केशव चंद्र सेन ने किया। केशव चंद्र सेन काफ़ी कार्य करते हैं अपने आदि ब्रह्म समाज में, और ब्रह्म समाज से ज़्यादा फेमस इनका भारतीय ब्रह्म समाज हो जाता है। और इनकी एक महत्वपूर्ण जीत इसी क्रम में होती है कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया। ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि ब्रह्म विवाह एक्ट किसने पारित करवाया था? तो वह केशव चंद्र सेन है। दिमाग में सबके रहता है ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, तो राजा राम मोहन राय की तरफ जाते हैं। लेकिन ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किसने करवाया है? केशव चंद्र सेन ने करवाया। इसमें क्या था कि जो शादियां होती थी उनको मैरिज रजिस्टर्ड किया जाने लगा था। ठीक है, तो यह इनकी एक विजय थी। अब इनका भी पतन क्या हुआ? 1878 में इन्होंने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के राजा से कर दिया। 1878 में अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के राजा से कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि देखिए, यह समाज में जिन कुरीतियों का विरोध कर रहे थे वही कुरीतियां खुद कर बैठते हैं। अपनी के मात्र 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिए थे बिहार के राजा से,
जिस वजह से लोगों का इनके ऊपर से विश्वास हट जाता है और आदि ब्रह्म समाज भी बट जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि आदि ब्रह्म समाज भी टूट जाता है, ब्रह्म समाज टूट ही गया है। अब ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा को कोई बड़ा नेता नहीं मिल पाता है और ये धीरे धीरे यह समाज धीरे धीरे कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और इसका जो प्रभाव है भारतीय जनता पर, भारत पर, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब नए नए भारतीय समाज सुधारक जैसे दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, यह सब लोग आते हैं आगे और समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो आज पार्ट 1 था इसका। 1-2 पार्टों में आपको पूरा भारतीय समाज सुधारक टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अगले में हम लोग पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में और जो भी समाज सुधारक थे। ठीक है, तो अब इसको 1-2 बार पढ़िए, देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक, किसी भी एग्जाम में आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, और नोट्स जरूर बनाइए और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए। अधिक से अधिक आप यही कर सकते हैं हमारी सहायता। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।